नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज जिन खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको दिखाऊंगी योगी का अल्टीमेटम डीकोड होगा। यानी योगी आदित्यनाथ ने जो अल्टीमेटम दे दिया है, आज उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो दोस्त छुरा घोंपेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये उन्होंने असद एनकाउंटर के लिए कहा। ऐसे में आज असद एनकाउंटर को लेकर जो दो टूक योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उनके उस संदेश को, उस मैसेज को डीकोड करें। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी असद एनकाउंटर पर सियासी काउंटर क्या है। असद एनकाउंटर को लेकर किस तरह से अब सियासी बयान आ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि एनकाउंटर तो वहीं होगा जहां पर मुसलमान होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी तक कितने एनकाउंटर किए हैं और क्या ये सियासी बयान 2027 को देखकर ये बयानबाजी हो रही है? आज इसकी बात होगी। इसी के साथ आज बात होगी सीआईडी का एक्शन टीएमसी में कैसे टेंशन खड़ा कर रहा है। सीआईडी की टीम अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंच गई है। वहां पर घर के बाहर एक पूरी फोर्स की तैनाती दिखी। आज वो खबर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि दीदी कह रही है मेरी पार्टी को तोड़ रहे हैं, मेरे विधायकों को धमकी दी जा रही है। कितनी सच्चाई है इसमें, आज इसकी भी बात करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे ये बंगला मैं नहीं छोड़ूंगी। राबड़ी देवी ने कैसे कह दिया है कि बंगला तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूं। आखिर ऐसा क्या है इस बंगले में कि लालू परिवार इस बंगले को ही नहीं छोड़ना चाहता, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो आगे क्या होगा? आज इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे असद एनकाउंटर की, जिसे लेकर यूपी में सियासी तलवारें खिंच गई। अरे भैया दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं। क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर मैंने मांगा था, खून के बदले हमने मांगा था, तो हमें एनकाउंटर मिला है। कानूनी बात अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत बात है। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है, उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। आज सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं। तस्वीरें आपको 28 तारीख की दिखाऊंगी। बकरीद के दिन जब गाजियाबाद में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, हत्या दोस्त असद ने की थी। आज इसी हत्या को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया। और योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उस पर गौर कीजिए। सूर्या की हत्या कैसे दोस्तों ने ही घेर कर की, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी की गई। हम सज्जनों के लिए ही सज्जन बने हैं। इस बयान पर गौर कीजिए। हम सज्जनों के लिए ही सज्जन बने हैं, असुरों के नाश के लिए शस्त्र जरूरी है। तो ये जो बयान योगी आदित्यनाथ का आया है, ये बयान बहुत कुछ कहता है। और सीधे सीधे जिस असद एनकाउंटर को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है, उस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाते तो फिर हश्र क्या होगा, देख लीजिए। आज योगी आदित्यनाथ का आपको पूरा बयान सुनाऊं, लेकिन आपको सबसे पहले बताती हूं और दिखाती हूं वो तस्वीरें। असद के घर पर अब कार्रवाई की तैयारी हो गई। जिस असद का एनकाउंटर हुआ उसके घर के बाहर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है और बकायदा वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा है। जरा सुनिए। नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोला मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा जो राजस्व अभिनय गो में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसला संख्या 70 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। नायब तहसीलदार गाजियाबाद। तो आपने जो सुना, ये असद के घर के बाहर
घर को गिराने के लिए, बुलडोजर एक्शन के लिए ये अनाउंसमेंट हो रहा है, यानी कि घर को आप खुद गिरा दे वरना हमको गिराना पड़ेगा। यही अनाउंसमेंट वहां पर किया जा रहा है, यही ऐलान किया जा रहा है। अब आपको बताती हूं कि अवैध कब्जे पर कार्रवाई को लेकर असद के घर के बाहर एक नोटिस भी लगा दिया गया और हमारे सहयोगी अकील जमील ने वहां जाकर असद का वो घर भी दिखाया और उस नोटिस के बारे में पड़ताल करके भी बताई। देखिए जरा, ये ताला लगा हुआ है और इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है इस घर में, और यहाँ पर एक नोटिस जो है वो चिपका करके गई है जिला प्रशासन की टीम, गाजियाबाद जिला प्रशासन की टीम में। और इसमें साफ तौर पे मेंशन ये किया गया है कि निर्देशित किया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध कब्जे को हटा ले। तो आप देखें तो ये जो है प्रॉपर्टी पूरी की पूरी, मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी बिल्डिंग दिखाई, ये जो विजुअल्स है इस पूरी बिल्डिंग का विजुअल्स दिखाई। देखिए आप बाहर की तरफ प्लास्टर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से रॉ स्ट्रक्चर है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 3 माले की बनी हुई है और इसमें ये परिवार जो है पहले यहाँ पर रहता था। और जिला प्रशासन की तरफ से ये नोटिस दिया गया है कि आपको 15 दिनों के अंदर जो है इस जगह को वेकेट करना है, आप खुद ही हटा ले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अन्यथा स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं पर हटा दिया जाएगा। अगर आप 15 दिनों के अंदर हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिला प्रशासन गाजियाबाद का इस घर को वेकेट कराएगा। जो इलीगली इस जगह को बनाया गया है, इंक्रोच किया गया है, इसको रिमूवल किया जाएगा। अब आपको बताती हूं कि ये पूरी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करवाने वाले हैं, उनकी सरकार करवाने वाली है। खबर क्या है, गाजियाबाद के सूर्या मर्डर केस में अब बुलडोजर चलने वाला है। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी कर ली। प्रशासन की एक टीम नोटिस लेकर असद के घर पर पहुंची। टीम पहुंची तो असद के घर पर ताला लगा हुआ था, यानी कि घर वाले फरार थे, वहां कोई भी नहीं था। प्रशासन ने असद के दरवाजे पर यह नोटिस चिपका दिया और नोटिस में लिखा है कि मकान अवैध तरीके से बनाया गया, जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। प्रशासन ने कहा कि परिवार अपना घर खुद हटा ले, 15 दिन के भीतर घर ना तोड़ा तो बुलडोजर चलेगा, यानी अगर घर वाले खुद नहीं तोड़ देंगे तो बुलडोजर चलाना पड़ेगा और घर तोड़ने का खर्च भी घर वालों से ही वसूला जाएगा। अब असद के घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और पिता के नाम पर यह घर है। असद का परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका है और शिफ्ट होने के बाद जो घर है वो बिकने वाला था, तो ये जानकारी वहां पर मिली, लेकिन अब इस घर को ढाना होगा। तो अब आपको यह भी बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में बड़ी बात कही। उन्होंने क्राइम कंट्रोल के लिए अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी और कहा कि जब असुर सामने हो तो शस्त्र उठाना पड़ता है। दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। हिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। अब आपको यह भी बताती हूं कि सूर्या की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें से एक खुद असद था जो कि मारा गया है और 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक फरार है। तो इन तीनों को पुलिस ने आज लोगों के सामने भी दिखा दिया कि ये 3 हैं जो कि इस हत्या के पीछे थे। एक असद था जो एनकाउंटर में मारा गया है और एक अभी फरार है। तो सोचिए इस पूरे मामले में जिस तेजी से इस सरकार ने और पुलिस ने एक्शन लिया है, अब उस एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन आपको बताऊं कि इस पूरे हत्याकांड में सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहां रिश्तों का खून था। गाजियाबाद सूर्या मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ। अब तक की जांच के आधार पर पुलिस का बड़ा दावा यह है कि असद को हत्या के लिए उसके ही पिता ने उकसाया था। नवाब को सूर्या से बेटे असद की दोस्ती पसंद नहीं थी और नवाब ने ही अपने बेटे के मन में सूर्या के लिए जहर भरा और पिता के भड़काने पर ही असद ने हत्या की साजिश रची। अब साजिश के तहत असद को कुर्बानी देखने बुलाया गया, प्लानिंग की गई और मामूली बात पर झगड़ा शुरू किया गया। हत्या वाली जगह असद का पिता खुद मौजूद था जिसने सूर्या की हत्या करने के लिए कहा। कत्ल के वक्त असद के पिता ने ही सूर्या के हाथ पकड़े और इससे असद के लिए सूर्या को चाकू मारना आसान हुआ। सोचिए
हत्या से पहले असद ने दोस्तों को बुलाया था। अब सूर्या क्या सोचकर वहां पहुंचा था और उसके बाद उसी दोस्ती की हत्या कर दी गई जिसकी वजह से सूर्या वहां पहुंचा था। और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया कि दोस्ती के नाम पर छुरा घोंपा जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि सूर्या की जहां हत्या की गई वहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और असद के इस एनकाउंटर पर वहां के लोग क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। हमारी मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबके एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते योगी जी से। वो तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका एनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा। आगे को कोई और नहीं करने का इस बात का, एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है, उसने गलती करी है तो उसको सजा मिली है। और उस सदस्य का एनकाउंटर हुआ असद नाम व्यक्ति का, पर असद से काम चलने वाला नहीं। असद के साथ जो और भी 4-6 लोग हैं उनका भी सबका फुल एनकाउंटर होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह वहां पर जो लोग रहते हैं वो खुद कह रहे हैं कि अगर असद का एनकाउंटर हुआ तो सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सियासी बोल ऐसे नहीं है। इस पूरे एनकाउंटर पर सियासत कैसे जमकर हो रही है और इसे 2027 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। असद के एनकाउंटर पर अब तलवारें खिंच गई। 2027 से पहले एनकाउंटर में धर्म वाला दांव फिर आ गया है। क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर अरबाज नाम का लड़का, उसकी 3 लड़कों ने हत्या कर दी चाकुओं से गोदकर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जौनपुर में एक बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, कोई परवाह नहीं, कोई जेल नहीं। तो पता चला कि देश में 2 कानून है, एक दलित और मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। अगर इस तरीके का कोई भी शख्स कार्य करता है, किसी को बेवजह कत्ल करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान सब एक समान है, वो किसी जात पात के जो नहीं देखा जाता, सबकी जान एक अनमोल जान है। अगर किसी को बेवजह कत्ल किया जाता है तो उसका इसी तरीके से एनकाउंटर होना चाहिए, जैसा कि यूपी में असद का किया गया। मौलाना को एनकाउंटर में धर्म नजर आता है, लेकिन सूर्या की मां तो इंसाफ मांग रही है। एनकाउंटर मैंने मांगा था, खून के बदले हमने मांगा था, तो हमें एनकाउंटर मिला है और हमें 6 की और एनकाउंटर चाहिए और 6 के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। सूर्या को घेर कर दोस्त असद ने मार डाला। असद के पिता ने हाथ पकड़े और सूर्या की हत्या दोनों ने मिलकर कर दी। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि दोस्ती में छुरा भोंकने वालों को छोड़ेंगे नहीं। दोस्ती कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। सूर्या की हत्या के बाद 2027 के चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार धर्म का रंग दे रही है, फुल एनकाउंटर। अभी एक चिराग गाजियाबाद में जो एथलीट थे, उत्तर प्रदेश के गौरव थे, उनकी आज ही हत्या हुई है। उनके जो हत्यारे हैं, क्या उनका धर्म मीडिया पूछ रही? क्या भारतीय जनता पार्टी पूछेगी कि उनका धर्म क्या है? सरकार सुरक्षा की गारंटी दे रही है। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूं ये सपोलो को दूध पिलाना बंद करें लोग। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए। यूपी में योगी की सरकार ने असद का एनकाउंटर किया तो उधर बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को फिर एक संदेश दे दिया। तो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है हलालात को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर, तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं होगा। आपने देखा कि कैसे सियासत सिर चढ़कर बोल रही है असद एनकाउंटर के बाद। उन बयानों में जो इस असद एनकाउंटर पर आ रहे हैं, एक बयान ओम प्रकाश राजभर का भी। अब ओपी राजभर इस एनकाउंटर के बाद सीधे सीधे अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बकरीद पर आपके वोटर असद ने सूर्या की कुर्बानी दे दी, एनकाउंटर हुआ तो आपके प्रवक्ता छाती कूट कर रोने लगे। अब ओम प्रकाश राजभर ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अलग अलग चैनल्स पर जाकर असद को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्या के परिवार को न्याय मिला तो आपके घर में मातम क्यों हो रहा है?
आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। पीडीए यानी पीट देगा अहीर वाली व्यवस्था चाहिए क्या? पीडीए यानी पीट देगा अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था चाहिए क्या? तो अब ये बिल्कुल साफ है कि ओपी राजभर, जो कि अखिलेश यादव पर पिछले कई दिनों से लगातार वार कर रहे हैं, वहां से भी वार आ रहा है। अब उन्होंने इस एनकाउंटर पर भी सीधे सीधे अखिलेश यादव को कह दिया कि आप इस पर मातम क्यों मना रहे हैं। तो जरा सोचिए कि यूपी में इस एनकाउंटर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच जब लोग असद के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ। अब इस अलग एनकाउंटर की भी तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ शायद ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आज ही उन्होंने बयान दिया, सुदर्शन चक्र चलेगा। उन्होंने कह दिया कि अपराध बर्दाश्त नहीं है। तो ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पर नाबालिग से रेप करने के आरोपी सिराज का भी एनकाउंटर कर दिया गया। सिराज के पैर में गोली मारी गई है, उसे पकड़ा गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपनी सरकार के एनकाउंटर के आंकड़े भी सामने रखे थे, अब वो बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि अपराध करोगे तो इसी तरह का हश्र होगा। असद के बाद गाजियाबाद में एक और एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने सिराज नाम के आरोपी को गोली मारी। मुठभेड़ में घायल सिराज को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के रहने वाले सिराज रेप का आरोपी। सिराज पर 12 साल की नाबालिग से रेप का आरोप है। शोषण के चलते बच्ची गर्भवती हुई थी, तब मामला खुला और घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आरोपी दूसरे समुदाय का था, इसीलिए तनाव बढ़ने लगा। पुलिस एक्टिव हुई तो आरोपी सिराज फरार हो गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सिराज को रोकना चाहा, सिराज ने भागने की कोशिश की। उसी को इस एआई जनरेटेड तस्वीर के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। उस पर पुलिस पर गोलियां चला दी सिराज ने और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी और उसे पकड़ा गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे ये स्पष्ट कर दे रही है कि अपराध और अपराधियों को सबक सिखाना जरूरी है। क्या कह रहे हैं यूपी डीजीपी, जरा सुनिए। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक कहने वाली बात नहीं है, एक मानसिकता जो है कि कहीं पर भी कोई अपराध होता है उसमें एक ऐसी फीलिंग के साथ कि वो अपराध क्यों हो गया, उस अपराध के पीछे कौन अपराधी हैं, और उस पर पूरी ताकत के साथ एक चुनौती के रूप में उस अपराध को लेते हुए पूरी ताकत के साथ उसके विरुद्ध कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई करना। तो आपने सुन लिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे कह रही है अपराधियों को सबक सिखाने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ का संदेश स्पष्ट है। इसी संदेश के साथ साथ उन्होंने लगे हाथों आज सुदर्शन चक्र और धर्म की स्थापना का जिक्र भी कर दिया। उन्होंने राम और कृष्ण का जिक्र कर धर्म के शासन की स्थापना का संदेश दे दिया। आज की ये तस्वीरें आई, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान से आए विस्थापितों को उनकी जमीन का मालिकाना हक योगी आदित्यनाथ ने आज दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर रेफ्यूजी के रूप में भारत आए थे, बहुत सालों से, दशकों से भारत में रह रहे हैं और अब जाकर योगी सरकार ने उन्हें जमीन दी है। प्रदान किया जा रहा है और उनको सपने के घरों की घर की चाबी प्रदान। आपको 5 लाख का डेमो चेक दिया जा रहा है। चांदी देवी जी, जिनकी उम्र 95 वर्ष थी, अतः उनके प्रतीकात्मक। तो पाकिस्तान से आए विस्थापितों को आज योगी ने जमीन दी। 1645 परिवारों को जमीन के अधिकार पत्र दिए। सरकार ने इन्हें 1960 और 75 के बीच में ये जमीन दी थी। अब सरकार ने जमीन खेती और रहने के लिए दी थी। जमीन 1895 के गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट के तहत दी गई थी। तब जमीन का मालिकाना हक उन्हें नहीं दिया गया था। 2023 में सरकार ने गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट को खत्म किया, राज्यों को मालिकाना हक देने का अधिकार मिला। अब योगी सरकार रेवेन्यू रिकॉर्ड में सुधार कर रही है, तो विस्थापित परिवारों को जमीन का मालिक बना रही। और योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि ये जो विस्थापित यहां पाकिस्तान से आए, इन्हें आज जमीन के टुकड़े देते हुए उन्होंने हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसका भी मुद्दा उठाया। जुल्म का शिकार हिंदुओं पर मौलाना चुप क्यों है, आज योगी ने यह भी कहा। उन्होंने कहा देश के अंदर भी, यानी कि भारत के अंदर भी
हम दोहरा रवैया स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये देखने में आता है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने इन विस्थापितों को जमीन देते हुए, जरा सुनिए। केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली। एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, सबके मुंह पे लगाम था। और अब बात करते हैं अगली खबर की। राजनीति में 80-20 की तो चर्चाएं बहुत होती है, लेकिन ममता बनर्जी का 80-20 क्या है आज ये आपको बताऊंगी, क्योंकि ये 80-20 ममता बनर्जी और टीएमसी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। ममता बनर्जी के नेता उन्हें छोड़ रहे हैं क्या? मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। टीएमसी में फूट पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। एमएलए की बैठक में नहीं आने पर बड़ा बयान। वो कह रही है विधायकों को धमकी दी जा रही है, मेरी बैठकों में न आने के लिए धमकी दी जा रही है। हमारे 4 विधायकों ने शिकायत की है, पुलिस भी फोन पर हमें धमकी दे रही है। बड़ा बयान ममता बनर्जी दे रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे विधायकों को पार्टी मीटिंग्स में आने से रोका जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है और धमकी देने का काम पुलिस कर रही है। अब क्या बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी टूटने की कगार पर? यह सवाल इसलिए क्योंकि जब चुनावी परिणाम आए उनमें टीएमसी के 80 विधायक जीते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते सांसद भी, पार्षद भी सब इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। अब ममता ने अपने घर पर विधायकों की बैठक तो बुला ली, लेकिन केवल 20 विधायक ही पहुंचे, मतलब 60 विधायक गायब रहे। इसीलिए 80-20 की बात कर रही हूं, यानी सिर्फ 20 विधायक अगर पहुंचेंगे तो सोचिए इसके पीछे कारण क्या है। क्या टीएमसी में बड़ी टूट हो रही है? पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी में भारी उथल पुथल हो रहा है। पार्टी को एकजुट रखना ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होनी थी विधायकों की बैठक। बैठक का उद्देश्य आगे की रणनीति को तय करना था। टीएमसी के 80 विधायकों में से 60 विधायक पहुंचे ही नहीं। नाराज ममता ने विधायकों के नहीं पहुंचने से बैठक ही रद्द कर दी। अब नेता कुणाल घोष ने कहा कि विधायक नहीं पहुंचे क्योंकि वो कामों में व्यस्त हैं, जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए वो पार्टी की बैठक के लिए नहीं आए। प्रदर्शन के चलते पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है, ये भी उन्होंने कहा। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की सहायता में व्यस्त हैं विधायक, इसलिए पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन अगर वो इस कारणवश नहीं पहुंचे तो फिर ममता बनर्जी अभी बयान क्यों दे रही हैं? उन्होंने ये भी कहा कि सभी विधायक मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विधायक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं? इसको लेकर क्या कह रही है बीजेपी और क्या कह रही है टीएमसी, जरा सुनिए। इतिहास में जाने वाला, उनका पार्टी इतिहास के पन्नों में रहेगा, ये हमारे रियलिटी में नहीं रहेगा। और तृणमूल का जो 15 साल जो अंधकार की एक समय, उसका पार होके हम लोग एक नई दिशा की ओर चल रहे हैं, तो उसके विषय पर ही बात करिए, नहीं कि अंधकार चुके। टीएमसी 4 जो है तारीख को ही शेष हो चुकी है, अब तो कुछ अंश ही बचे हुए हैं। जो अभिषेक बनर्जी ने किया या जो ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी ने जो जनता का अपमान किया है, जो जनता का पब्लिक का पैसा को लूटा है, आपको क्या लगता है वो भय उनके एमपी और उनके नेताओं में नहीं होगा? इसीलिए वो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि टीएमसी में भी ऐसे बहुत सारे नेता थे जो इसके खिलाफ थे, लेकिन उनका मुंह बंद था, अब खुल के सामने आ रहा है। अब एक तरफ विधायकों को लेकर ममता बनर्जी टेंशन में है, तो दूसरी तरफ भतीजे अभिषेक बनर्जी की टेंशन भी खत्म नहीं हो रही है। सीआईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाती हूं। विधायकों के फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अधिकारी उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं, ये देखिए, और अधिकारी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। अब पीछे सीआईडी लिखा हुआ है और देखिए सीआईडी के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंचे हुए थे और जब वो अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने वहां नोटिस चिपका दिया। अब ये सीआईडी की टीम वहां क्यों पहुंची, ये पूरा मामला जरा आपको समझा देती हूं। ये अधिकारी क्यों पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी के घर?
अभिषेक बैनर्जी ने विधानसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा था। बतौर पार्टी महासचिव उन्होंने नियुक्तियों को लेकर एक पत्र भेजा। प्रस्ताव में शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता और नयना बंदोपाध्याय और असीमा पात्रा को उपनेता बनाने का यह प्रपोजल रखा। मेयर फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नामित किया था। अब स्पीकर ने प्रस्ताव पर टीएमसी के विधायकों के हस्ताक्षरों की मांग की, क्योंकि कोई भी अगर प्रपोजल जाएगा तो सारे विधायकों के हस्ताक्षर उस पर होते हैं। स्पीकर की मांग पर हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव सौंप दिया गया। अब प्रस्ताव पर जो हस्ताक्षर हुए थे उनके अंदर कुछ विसंगतियां नजर आ रही, तो मामले की जांच के लिए केस सीआईडी को सौंप दिया गया कि क्या यह हस्ताक्षर सही है। सीआईडी ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी का नेतृत्व डीआईजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। एसआईटी ने 30 मई को अभिषेक बैनर्जी को नोटिस भेजा, उन्हें पूछताछ के लिए भवानी भवन बुलाया। अभिषेक बैनर्जी ने पेश होने के लिए समय मांगा। शारीरिक अव्यवस्था का हवाला देते हुए वो पेश नहीं हुए, तो आज जो उन्हें पेश होना था वो आज पेशी के लिए नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये जो हस्ताक्षर को लेकर विसंगतियां हैं, क्या वो हस्ताक्षर नकली थे, क्या वो हस्ताक्षर सही नहीं थे? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान के जरिए पूरी बात सामने रख दी, जरा सुनिए। बंगाल के जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है। ये बहुत बंगाल के लिए बहुत चिंता का बात है। तो आप सोचिए कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के 2 विधायकों का नाम लिया और कुछ ही घंटों के अंदर उन विधायकों को टीएमसी से आउट कर दिया गया। शुभेंदु के बयान के बाद ममता बनर्जी ने बड़ा एक्शन लिया। ममता बनर्जी ने अपने दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। ये दोनों ही विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपान साहा को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का हवाला दिया गया कि ये तो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुभेंदु ने दोनों के नाम लिए थे, आपने अभी सुना, और ये कहा था कि टीएमसी के विधायकों ने ही शिकायत दर्ज कराई कि हमारे तो हस्ताक्षर है ही नहीं। विधायकों का आरोप था कि हस्ताक्षरों की जालसाजी की गई है। अब विधायकों के आरोपों के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत पर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक्शन हुआ, यानी कि जो प्रपोजल टीएमसी की तरफ से दिया गया उसमें उनके विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे, उनके असली हस्ताक्षर नहीं थे। अब ममता बनर्जी ने दोनों विधायकों को पार्टी से ही निकाल दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ उन 2 विधायकों तक ही सीमित रहेगा? आपको सुनवाती हूं कि टीएमसी से निकाले गए जो विधायक है संदीपन साहा, वो क्या कह रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं। जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। तो टीएमसी में टूट की खबर आपने देखी और वहां अंदर जो विधायक हैं, पार्टी के विधायक हैं, वो ही अब कह रहे हैं कि हमारे तो हस्ताक्षर जाली है, हमने तो हस्ताक्षर ही नहीं किए। अब ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ था, सौगत रॉय पर हमला हुआ और उसके बाद कल्याण बैनर्जी पर भी किस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा। अब ये तीनों ही तस्वीरें क्या बता रही हैं? ये सियासी एक्शन है या फिर ये लोगों का गुस्सा है? क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 नेता हैं जो लोगों के गुस्से का शिकार हुए हैं। टीएमसी कह रही है ये बीजेपी ने कराया। सुनिए।
दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेंगी। ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया है, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहाँ का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। सांसद भारत के संसद का सदस्य होता है। जब वो सुरक्षित नहीं तो अंदाजा लगाइए आम कार्यकर्ता की हालत बंगाल में क्या हो। ना कभी उनको किसी ने मारा, ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का। अभी उनकी सरकार बने हुए 10 दिन भी नहीं हुए और उन्होंने इस किस्म के हमले कराने चालू कर दिए लोगों के ऊपर, ऑपोजिशन वालों के ऊपर। तो 5 साल के अंदर वो क्या करेंगे? क्या इसके लिए उन्होंने सत्ता नहीं है? क्या इसके लिए लोगों ने उनको वोट दिया? इस किस्म की चीज़ अच्छी नहीं हमारी राजनीति के लिए। जो भी हो रहा है, हमारी परंपरा ये है कि हम बैलेट बॉक्स पे जाके हमारी राय बताएं, पत्थर से या लोगों को पीट के मार के नहीं करना चाहिए। जिन्होंने बंगाल को खेला होवे की हिंसक संस्कृति को चला दिया, आज जनता के मन में उनके प्रति आक्रोश है। माए बाप जनता होती है, हर कुछ देखती रहती है। आप जब भी सत्ता में होते हो तो भी बहुत जिम्मेदारी से आपको जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। आखिर में लोग डेमोक्रेसी में जनता प्यार भी करती है और अंडे भी मारती है। झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के वो दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है ममता बनर्जी को। तो एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे विधायकों को धमकी दी जा रही है, बीजेपी ये हमले करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है ये तो टीएमसी के ही लोग थे, जब पकड़े गए हैं तो पता चल गया कि आपके ही लोग आपसे नाराज हैं। लेकिन इन हमलों को लेकर कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन क्या है? एक तरफ राहुल गांधी ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ वो निंदनीय है, उसकी कड़ी शब्दों में उन्होंने निंदा की है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सांसद रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि टीएमसी ने जिस तरह का माहौल बनाया है अब उसी की शिकार हो रही है पार्टी। तो सोचिए, कांग्रेस के अंदर ही इस टूट को लेकर एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने फोन करके अभिषेक बनर्जी का स्वास्थ्य जाना था और अभिषेक पर हमले की निंदा की थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि टीएमसी के अंदर वही हो रहा है जो उसने पहले किया। तो ये टूट और ये पार्टी के अंदर की फूट में कांग्रेस के अंदर जो कंफ्यूजन है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं। और अब बात किया आज की एक और बड़ी खबर की कि बंगले की लड़ाई कैसे जाति तक आई है। ये बंगला मैं नहीं छोड़ूंगी कह रही हैं राबड़ी देवी। पटना का 10 सर्कुलर रोड सियासी अखाड़ा बन गया है। जिस घर में राबड़ी देवी रहती हैं, सरकार ने खाली करने का नोटिस भेजा है, लेकिन राबड़ी देवी खाली करने से ही मना कर रही हैं। अब बंगले पर सियासत कैसे हो रही, जरा इसे समझिए। अब 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकार आवास खाली करने का मामला है। राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर आवास खाली करने से मना कर दिया है। भवन निर्माण विभाग ने तीसरी बार खाली करने का नोटिस भेजा। नोटिस के बाद आवास को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच खींचतान जारी। राबड़ी देवी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में इस घर को मैं नहीं छोड़ूंगी। नोटिस मिलने के बाद राबड़ी आवास ने सरकार को चुनौती दी। अब सरकार चाहे जितना पुलिस बल तैनात कर ले, मैं खाली नहीं करूं। सरकार को जो कार्रवाई करनी वो पुलिस भेजकर करवा ले। अब प्रशासन ने बंगला खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी है, लेकिन राबड़ी देवी इनकार कर रही है। अब आपको राबड़ी देवी का वो नया घर भी दिखाती हूं जो पटना के हार्डिंग रोड पर तैनात है, वहां पर बना हुआ है, लेकिन राबड़ी देवी घर छोड़ने को तैयार है।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनके 21 साल पुराने बंगले को खाली करने का आदेश बिहार सरकार ने दे दिया है। और इस वक्त हम उनके जो नए बंगले हैं 39 हार्डिंग रोड स्थित ये बंगला है, इस बंगले के बाहर मौजूद है और यही बंगला राबड़ी देवी को अलॉट किया गया है। और 15 दिनों का अल्टीमेटम सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को दिया गया कि 15 दिनों के अंदर में उन्हें 10 सर्कुलर सरकारी आवास जो है वो खाली करना होगा। और इस बंगले की बात करें तो इस बंगले के अंदर एक मजार भी है जो कि काफ़ी पुराना बताया जाता है। पुराने जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस बंगले के अंदर में मजार है। और जगह की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है ये बंगला, 5 से 6 कमरे हैं। जितना बड़ा लालू आवास, राबड़ी आवास जो 10 सर्कुलर बंगला है, लगभग उसी साइज का ये भी बंगला है। लेकिन इस बंगले के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं और उसी में ये कहानी है कि जो भी मंत्री इस बंगले में आए उसके बाद ना वो दोबारा मंत्री बन पाए और उनका राजनीतिक करियर भी है वो ढलान पर आ गया। हो सकता है यही वजह हो कि राबड़ी देवी इस बंगले में नहीं आना चाहती हो, जिसके वजह से सरकार को दोबारा से नोटिस निकालना पड़ा। अब लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप कह रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार का बंगला खाली करवाओ, फिर राबड़ी देवी अपना बंगला खाली करेंगी। मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में है नीतीश कुमार जी, उनको सबसे पहले खाली कर देना चाहिए। वो जब खाली कर देंगे तो वो भी खाली कर देंगे। 15 दिन का नोटिस दिया गया है। हाँ, तो 15 दिन का नोटिस सरकार दे नीतीश कुमार को भी। अब ये पूरी लड़ाई घर खाली करने को लेकर कैसे जाति पर आ गई है। राबड़ी देवी कह रही है फोर्स बुला लो, मैं खाली नहीं करूंगी। वहीं जिनको इस आवास में शिफ्ट होना है वो बिहार सरकार में मंत्री नंद किशोर राम कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, इसीलिए राबड़ी देवी आवास खाली नहीं कर रही हैं। वो अपना आवास खाली करके किसी दलित को वहां रहने नहीं देना चाहती हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बयान जब आया है तो इस पूरे मामले ने एक अलग ही शक्ल ले ली। आरजेडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। क्या आप कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए था, उस पर फोकस नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम जिंदगी भर लालू जी को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलामत। अब सोचिए, राबड़ी देवी की जिद के बाद बीजेपी भी अब उन पर हमलावर हैं और खासकर गिरिराज सिंह जो कि लगातार लालू यादव पर हमला करते हैं। अब वो इस बंगले को लेकर भी बात करें। जो नहीं करेंगे कानून उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी, इसमें राबड़ी देवी हो या कोई हो। जो बंगला उन्हें आवंटित किया गया तो इस बंगला मोह से मुक्त होकर राबड़ी जी को नए आवास में स्थानांतरित होना चाहिए। जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया होगी, जो नियमानुसार वही की जा रही है। खाली नहीं करेंगे, कार्रवाई होगा 15 दिन के बाद। जो विधि सम्मत कार्रवाई है कर फिर से नोटिस दिया जाए, फिर से खाली कराने की प्रक्रिया की जाएगी। तो सियासत कभी कभी बंगले तक भी सीमित होकर रह जाती है, पटना में वही हो रहा है। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे।